हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय संविधान है उसका निर्माण में किन चीज़ों ने सहायता की। जो हमारी संविधान सभा थी उसमें जो हमारे विशेषज्ञ थे उन्होंने किन चीज़ों से प्रेरित होकर कौन सी चीज़ें उन्होंने देखी और वो उनको अच्छी लगी दूसरे संविधानों से। भारतीय संविधान है वो तुलनात्मक अध्ययन के बाद बनाया गया। लगभग 150 संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन के बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, क्योंकि भारतीय विविधताओं को देखते हुए भारत में बहुत विविधताएं हैं, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति और भौगोलिक तौर पर भी बहुत सारी विविधताएं हैं। तो इसके लिए हमें संविधान को ऐसा बनाना था जो भविष्योन्मुखी हो, यानी कि भविष्य में भी हमारे काम आ सके। इसीलिए हमने अन्य देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया, अन्य देशों के संविधानों का, उसके बाद हमने है भारतीय संविधान का है वो निर्माण किया है। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहली बात आती है कि जो संविधान के स्रोत हैं उनको हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में इस प्रकार से कि एक स्रोत जो हमारे संविधान के निर्माण से पहले, संविधान के निर्माण से पहले का मतलब है कि उसके जन्म संबंधित स्रोत। सब भारतीय संविधान का जब जन्म यानी कि उसका निर्माण हो रहा था तो किन चीज़ों से हमें प्रेरणा मिली, किन चीज़ों से प्रभावित हुआ, कौन सी चीज़ें हैं वो हमने अडोप्ट की हैं, वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। इसमें हम मेनली हम जो फॉरेन कंट्रीज़ से हमने जो चीज़ें ली हैं उनको हम मुख्यतः अलग से बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी हमें सारी चीज़ें हैं स्टेप वाइज हम उसको समझ लेते हैं, लेकिन उनको हम थोड़ा ब्रीफली, थोड़ा और गहराई तक है उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है इसी में सेमिनल सोर्सेज। सेमिनल का मतलब होता है कि जन्म संबंधित स्रोत। इसमें सबसे पहला आता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट है वो 1928 में आई थी, जो भारतीय संविधान के निर्माण की रिगार्डिंग ही मीटिंग की गई थी। उसके बाद है इसने रिकमेंडेशन दी थी। इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी कि जो द्विसदनीय है वो विधानमंडल है वो द्विसदनीय हो। इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन की भी बात की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की भी इन्होंने बात की कि सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। सांप्रदायिक निर्वाचन की जगह पर संयुक्त निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब होता है कि एक धर्म के लोग हैं वो एक धर्म के व्यक्ति को ही वोट देंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया को धर्म के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी जगह पर संयुक्त निर्वाचन, यानी कि अलग अलग धर्म के लोग एक ही जगह पर वोट है वो दे सकते हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग जात धर्म के लोग रह रहे हैं तो उसमें से कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है और कोई किसी को भी मत दे सकता है। तो उसमें कुछ ऐसे सुझाव वो रखे गए थे। केंद्र को थोड़ा सा शक्तिशाली रखने की मांग की गई थी, लेकिन शक्तियों के विभाजन की भी बात की गई थी। इसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमारे संविधान में हमने अडोप्ट की हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का लगभग 60 से 70% है हमने एज इट इज़ अडोप्ट किया, या उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके है वो हमने अडोप्ट किया है। सबसे अधिक जो प्रभावित करने वाला जो एक्ट है वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से द्वैध शासन की व्यवस्था को, इसके अलावा द्विसदनीय व्यवस्था, जो आपातकाल की व्यवस्थाएं हैं वो भी इसके अंदर शामिल थी। राज्यों को जो निर्देश दिए जाते हैं वो भी व्यवस्था इसके अंदर है वो शामिल थी। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं वो इसमें शामिल थी। नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम पर एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि एक आप नमूना तैयार कर दीजिए कि हम उसके ऊपर उसको एक नींव मिल जाएगी और उसको हम मॉडिफाई करते हुए एक्चुअल संविधान है वो निर्माण कर देंगे। भीमराव अंबेडकर के साथ 7 सदस्यीय कमेटी है वो ड्राफ्ट कमेटी में थी। उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण किया, जिसमें है वो 315 अनुच्छेद थे। उन अनुच्छेदों के ऊपर बहुत बहस हुई, वाद विवाद हुए, उनमें बहुत सारे संशोधन हुए। उसके बाद है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान है वो हमारा बनकर तैयार हो गया, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। इसके बाद है डिबेट इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली।
जो संविधान सभा थी उसमें वाद विवाद ने है बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल निभाया है। महत्वपूर्ण रोल निभाने का मतलब ये है क्योंकि जब वाद विवाद हुए, वाद विवाद और विचार विमर्श इन्हीं कोई भी चीज़ है, कोई किसी भी मुद्दे को लेकर आया गया कि संविधान में इन चीज़ों को शामिल किया जाना है, तो उसके ऊपर वाद विवाद, जब कभी भी किसी मुद्दे के ऊपर दो व्यक्ति अपने अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसमें है वो शुद्ध हो जाते हैं, परिशुद्ध हो जाते हैं, जो उनमें कमियां रह जाती हैं वो भी दूर हो जाती है। तो इसने भी संविधान निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद आ जाता है फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन है वो का मतलब है कि हमने अलग अलग देशों के संविधानों से कुछ व्यवस्थाएं हैं वो अपने अडोप्ट किए हैं। हम फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन को और भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसका जो दूसरा पार्ट है, यानी कि दूसरा पार्ट जो इसके निर्माण के बाद का आता है उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें अडोप्ट की हैं वो हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इवोल्यूशनरी सोर्सेज, यानी कि विकासवादी। जब संविधान का निर्माण हो गया था, विकासवादी स्रोतों का मतलब है कि जब संविधान का निर्माण हो गया था तो उसको लागू करते समय जिस प्रकार से एक बच्चे के पैदा होने के बाद वो धीरे धीरे विकसित होता है, उसी प्रकार से संविधान का निर्माण होने के बाद जब वो लागू हो रहा था तो उसका धीरे धीरे विकास हो रहा था। उसमें बहुत सारी चीज़ों ने अहम योगदान निभाया, जैसे कि एक्ट्स इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट, संसद के द्वारा जो एक्ट बनाए गए, अधिनियम बनाए गए, जैसे जनप्रतिनिधि अधिनियम है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित अधिनियम है, वो सारे ही अधिनियम है जो संविधान के विकास में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन का अधिकार है वो हमारी संसद के पास है। लोकसभा है, राज्यसभा है, वो संशोधन से स्टार्ट कर सकती है और दोनों मिलकर है वो संविधान संशोधन कर सकते हैं। संविधान में परिवर्तन की व्यवस्था इसीलिए की गई थी कि भविष्यमुखी, क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि विविधताओं के साथ है और विविधताएं होने की वजह से हमें अलग अलग सिचुएशन में कुछ अलग चीज़ें ज़रूरी है, टाइम के साथ परिवर्तन है वो अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए हमने आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था कर रखी है और प्रेजेंट टाइम तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं जो संविधान को विकसित कर रहे हैं। ये संविधान को कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, ये समय के साथ संविधान में परिवर्तन कर रहे हैं जिसकी वजह से संविधान है और भी विकसित हो रहा है। नेक्स्ट है जुडिशियल डिसीजंस। हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसको कानून निर्माण का अधिकार नहीं है, क्योंकि कानून निर्माण का कार्य है वो हमारी विधान पालिका के पास है। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं सब सामने आती हैं जिनके ऊपर कानून नहीं है, तो उनके द्वारा जो न्यायिक निर्णय दिए जाते हैं उनकी सूझबूझ और उनके अनुभव की बदौलत तो उन चीज़ों से भी हमारे संविधान का वो विकास होता है और संसद है उनके ऊपर बाद में कानून का निर्माण भी करती है। नेक्स्ट है व्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, ये यानी कि संवैधानिक विशेषज्ञ जैसे के.सी. विहीर है, आर्निंग्स हैं, और इन्होंने अपने अपने विचार रखे, अलग अलग पुस्तक लिखी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, वो अपने अपने विचार हैं वो प्रकट किए हैं। किसी ने भारतीय संविधान को है वो संघीय प्रणाली वाला संविधान कहा है, किसी ने अर्धसंघी, किसी ने एकात्मक प्रणाली वाला भी कहा है। तो इन सभी ने भी भारतीय संविधान को और विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है। तो ये थे दो प्रकार यानी कि एक तो उसके जन्म से संबंधित, दूसरा था संविधान के विकास से संबंधित। लेकिन हम अब थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं जो फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो जो चीज़ें हैं वो अडॉप्ट की हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है और हमने वहाँ से प्रेरित होकर कुछ चीज़ें हैं वो अडॉप्ट की है। जैसे कि फर्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। सबको पता है कि हमारे पास हैं वो स्टार्टिंग में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को है 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। मौलिक अधिकार हैं वो हमने अमेरिका से प्रेरित होकर अडॉप्ट किए हैं। इसके बाद है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, स्वतंत्र न्यायपालिका और जो हमारे शक्ति का पृथक्करण है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों के बीच जो डिवीज़न ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि पृथक्करण है, शक्तियां हैं, इनकी अलग अलग शक्तियां हैं, उनको सौंपी गई हैं। तो ये भी हमने
अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किए हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण, यह भी हमने अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट की है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का मतलब है कि न्यायालय है वो विधान पालिका या कार्यपालिका के द्वारा, विधान पालिका द्वारा बनाया गया कोई कानून या कार्यपालिका द्वारा दिया गया कोई आदेश है, अगर उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकती है, अगर वो संवैधानिक नहीं है तो उसको रद्द भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स। जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च कमांडर होता है तीनों सेनाओं का, जल थल और वायु। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार यानी कि सरकार का जो संघात्मक स्वरूप है वो हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया। यहाँ एक छोटी सी चीज़ है कि संघीय प्रणाली और सरकार का स्वरूप, संघीय प्रणाली है हमने कनाडा से ली है, लेकिन जो सरकार का स्वरूप हमने अडॉप्ट किया है वो अमेरिका से किया है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने बहुत सारी चीज़ें हैं वो अडॉप्ट की हैं, लेकिन जो कुछ मेन है वो हम पढ़ लेते हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी कि संसदीय सरकार की व्यवस्था हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता भी हमने ब्रिटिश संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में लागू की है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, कानून के शासन यानी कि कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, कानून के सामने है वो सभी बराबर होंगे। शासन चाहे किसी का भी आ जाए लेकिन वो कानून के अनुरूप ही चलेगा, चाहे आज प्रेजेंट टाइम पर कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, नेक्स्ट कोई आएगा लेकिन उसको कार्य है वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि कानून के अनुरूप करना है। नेक्स्ट है रीड्स स्पीकर एंड हिज हर रोल लॉ मेकिंग प्रोसीजर, यानी कि जो हमारा लॉ मेकिंग यानी कानून निर्माण का जो प्रोसीजर है वो हमने है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने अभी बताया था कि हमने जो संघीय प्रणाली है, सरकार का स्ट्रक्चर है वो अमेरिका से, लेकिन जो संघीय प्रणाली है वो हमारी मिलती जुलती है कनाडा से। हमने एक क्वेसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द फॉलोइंग फीचर्स ए फेडरल स्ट्रक्चर विद ए सेंटर, यानी कि ये कह रहा है कि हमने एक अर्ध संघीय प्रणाली अपनाई है जिसमें केंद्र है वो शक्तिशाली है। क्योंकि भारतीय संविधान की जब विशेषताएं हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें साफ देखने को मिलता है कि इसमें फेडरल फीचर्स के साथ हैं वो यूनिटरी फीचर्स भी भारतीय संविधान में देखने को हमें मिलते हैं। जैसे अगर हम फेडरल फीचर्स की बात करें कि द्वैध शासन है, यानी कि जो संसद है हमारी उसमें द्विसदनीय हमारी विधान पालिका है, यानी कि संसद में लोकसभा है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो कर रही है। इसी तरह से राज्यों में अलग शासन है, केंद्र में है वो अलग शासन है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो यूनिटरी फीचर्स भी हैं, जैसे सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारी, यानी कि एकल न्यायिक प्रबंधन की व्यवस्था हमने कर रखी है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर और स्टेट के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्यों के बीच में, यह भी हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। रेजिडुअल पावर रिटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो हमारी जो केंद्र के पास रहेंगी, ये भी हमने कनाडा के संविधान से अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है आयरलैंड का संविधान। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हैं। इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, यानी कि जो हमारा अपर हाउस राज्यसभा है, इसमें जो 12 सदस्यों का नॉमिनेशन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यह व्यवस्था भी हमने आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर अडॉप्ट की है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इलेक्ट्रल कॉलेज बनाया जाता है, यानी कि जो निर्वाचक मंडल तैयार किया जाता है, वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। द आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो तीनों जो वर्ड हैं ये 1789 के फ्रांस क्रांति से हमने
फ्रांस क्रांति में अहम भूमिका थी इन तीनों नारों की, और ये उनके संविधान में भी हैं, और भारतीय संविधान में ये चीज़ें हमने अडोप्ट की हैं जो प्रस्तावना में यानी कि भारतीय संविधान के बिल्कुल आरंभ में शामिल हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ऑस्ट्रेलिया का संविधान। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, स्टेट्स के बीच में और कंट्री के अंदर कोई भी हम ट्रेड है, वाणिज्य और व्यापार है वो कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। पावर ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंट ट्रीटीज इवन ऑन मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो सामान्य क्षेत्राधिकार है उनको से बाहर जाते हुए अगर हमने किसी इंटरनेशनल ट्रीट संधि को लागू करना है तो वो भी किया जा सकता है, यानी कि नेशनल लेजिस्लेचर यानी कि हमारी संसद के द्वारा। इसके बाद है कंकरेंट लिस्ट यानी कि जो समवर्ती सूची होती है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर ली है, और समवर्ती सूची के ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य और केंद्र दोनों के पास है, और इसमें है वो 52 विषय हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन यानी कि जिसको हम प्रेजेंट टाइम में रशिया रूस के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1991 में है वो विघटित हो गया था, और रूस है उसके उत्तराधिकारी के रूप में है वो हमारे सामने है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमने यूएसएसआर से प्रभावित होकर यानी कि सोवियत संघ से प्रभावित होकर अडॉप्ट की थी, जो हमारे आर्टिकल 51A में है। और ये बात ध्यान रखना कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो स्टार्टिंग में भाग नहीं थे भारतीय संविधान का, उनको 1976 में है वो जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। इसके अलावा जो सोवियत संघ का संविधान है, जो प्लानिंग कमीशन जिसका नाम बदल कर है अब नीति आयोग, उसको समाप्त कर कर नीति आयोग है वो उसका नाम कर दिया गया है, वो भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत रूस से हमने यानी कि रूस जो प्रेजेंट टाइम पे रूस है उससे हमने अडोप्ट किया है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट यानी कि आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो हमने साउथ अफ्रीका से ली है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा यानी कि जो अपर हाउस है उसके मेंबर्स का इलेक्शन किस प्रकार से होगा वो हमने साउथ अफ्रीका से अडोप्ट किया है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, इमरजेंसी प्रोविज़न, और जर्मनी का जो वाइमर संविधान था उनके वाइमर संविधान से हमने आपातकालीन व्यवस्था है उसको अडोप्ट किया है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, जापान का जो संविधान है उससे हमने जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि कानून के द्वारा स्थापित होगी प्रक्रिया है वो कोई भी कार्य होगा वो कानून के अनुरूप होगा, यह व्यवस्था है हमने जापान के संविधान से है वो ग्रहण की है। तो ये सारी चीज़ें थी जो भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में हमारे सामने थी। तो इन चीज़ों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।